हेलो बच्चों। देखिए, हम क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नया चैनल है और आप लोगों के लिए ही समर्पित है। लर्न एक्स क्या है? ये स्कूल एजुकेशन देता है। ठीक है। 2027 में सभी के एग्जाम होने हैं, नाइन्थ के भी होने हैं, बोर्ड के भी होने हैं। नाइन्थ टेंथ दोनों के होने हैं। तो मैं पूरा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है? ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। मेरा नाम है सूर्या और मैं आपका हिंदी का टीचर और मैं सोशल आपका सोशल साइंस वगैरह साइंस वगैरह सब मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। और कंप्लीट पूरा आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा जब आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ है, कोई पैसा वैसा लगना नहीं है। और आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट एजुकेशन है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट पूरा, मैं आपका पूरा क्लास पढ़ाऊंगा। मतलब पूरी किताब पढ़ाऊंगा, उसका प्रैक्टिस सेट जो होता है वो भी मैं कराऊंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन देंगे ताकि आप नाइन्थ में बेटर परफॉर्म करें। 2027 में आपका पेपर होना है, तो उस वक्त आप तैयार रहें पूरी तरीके से। न हिंदी में भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत ना हो, सोशल साइंस में कोई दिक्कत ना हो, साइंस में कोई दिक्कत ना हो। तो कंप्लीट ये प्लेटफॉर्म आपको एजुकेशन देने वाला है। ठीक है। तो आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, आपका हिंदी चैप्टर। खासकर सीबीएसई वालों में, सीबीएसई में हिंदी को लेके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है। और आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा कि यार इतना मुश्किल था हमारे लिए हिंदी। तो बहुत ही आसान है, हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है सूर्या और मैं आपका आज के लिए हिंदी का टीचर हूँ। तो आप जो बुक हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी का गंगा है। आपकी हिंदी की किताब का नाम है गंगा। ठीक है, एनसीईआरटी का गंगा। ठीक है, कक्षा 9 के लिए है। तो आज मैं ये आपको इंट्रोडक्शन दूंगा गंगा किताब बुक की। ठीक है। इस बुक का एक इंट्रोडक्शन जाएगा आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर, पहले फर्स्ट चैप्टर पे नहीं कूदेंगे, पहले इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें करनी चाहिए। ठीक है। लोग, कई लोग हो सकता है इसको छोड़ दें, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक। ये कंपलसरी हमारे भारतीय संविधान का जो उद्देशिका होती है, प्रियम्बल, वो देता रहता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ताकि हमारे अंदर नागरिक चेतना डेवलप हो सके। हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। ठीक है। ये गंगा घाट की तस्वीर है और इस पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि भारत की प्रमुख नदियों में गंगा हमारी सभ्यता व संस्कृति का अविरल प्रवाह है। गंगोत्री से निकलकर इसकी धारा गंगा सागर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इस तरह भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जीवन रेखा है। गंगा की तरह हिंदी भी हमारी सभ्यता व संस्कृति की एक पहचान है। हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र में बोली और समझी और पढ़ी जाती है। गंगा पाठ्य पुस्तक भी न केवल विद्यार्थी की भाषाई दक्षता विकसित करती है, बल्कि उन्हें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के सतत प्रवाह से भी जोड़ता है। मतलब इसमें हिंदी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, तुलना की गई है। जैसे गंगा नदी है और गंगोत्री से निकलते हुए पूरा जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, वैसे ही हिंदी का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, पूरा आप इंडिया का मैप देखेंगे तो लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। लेकिन मैं आपको इस चित्र के बारे में बता दूं थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि है क्या। ठीक है। आमुख, आमुख का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, परिचय। ये रहा तस्वीर। तस्वीर थोड़ा देखेंगे तो आप ये अच्छा लगेगा आपको। ये आप लोग, बहुत सारे लोग वाराणसी, कौन कौन लोग वाराणसी से हैं वो कमेंट करेंगे ना, कि कौन कौन से लोग वाराणसी से हैं, वाराणसी में रहने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे वाराणसी में रहने वाले हैं वो कमेंट करेंगे, बताएंगे। अब देखिए, अब इस तस्वीर के बारे में बताते हैं। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो लिखी हुई है, वो सब डिटेल में आपको मिल जाएंगी, तो तनाव लेना है नहीं। ठीक है। तो ये तस्वीर जो दिख रही है, ये भारत के प्राचीन और आध्यात्मिक शहर वाराणसी के घाटों की है। जो लोग वाराणसी में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो वाराणसी एक बार जरूर आएंगे और देखेंगे। अगर कभी टाइम मिल जाए तो आइएगा जरूर। ठीक है। तो ये तस्वीर क्या है? भारत के प्राचीन और आध्यात्मिक शहर वाराणसी का है। और ये जो सामने बह रही है, ये जो नदी दिख रही है, ये गंगा नदी है। ये जिसमें नाव बोट खड़ी है ना अच्छे अच्छे से, वो गंगा नदी है। और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, बहुत ही इसको पवित्र माना जाता है। होली रिवर बोलते हैं इसको, कि बहुत ही, मतलब जितने भी लोग मर जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं अपने मोक्ष पाने के लिए, विसर्जन के लिए। ऐसा बोला जाता है ना कि कहीं भी लोग मरे, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारा जो विसर्जन हो गंगा नदी में हो, और ये वाराणसी के घाटों से हो। ठीक है। तो ये गंगा नदी में मिलना चाहते हैं, इससे क्या होगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। तो तस्वीर में क्या दिख रहा है? हमें घाट दिख रहा है, जो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जो नदी तक जा रही हैं और उन्हें
घाट कहते हैं तो सवाल मन में ये आना चाहिए कि घाट क्या है। ठीक है, घाट किसे कहते हैं? तो जो सीढ़ियाँ नदी तक जा रही है उन्हें घाट कहते हैं। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ऐसे ऐसे, ये जो घाट तक जा रही है तो ये घाट है। ये जो सीढ़ियाँ नदी तक जाएंगी वो घाट कहलाएंगी। तो इन घाटों पर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। घरों में आप देखते हैं ना, मम्मी पापा पूजा करते हैं तो वो पूजा करते हैं। वहाँ पे भी जाके ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गंगा आरती देखते हैं। बहुत सारे लोग वाराणसी में होंगे, वाराणसी से बाहर होंगे तो गंगा आरती बहुत फेमस है, तो यहाँ पे होता है गंगा आरती। धार्मिक संस्कार करते हैं। तो वाराणसी में लगभग कितने घाटे हैं? 80 घाटे हैं। 80 से अधिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर घाट का नाम अलग अलग है। मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, हर तरीके का घाट का नाम है, बहुत सारे घाट हैं। और चित्र में क्या दिख रहा है हमें? बोट दिख रहा है, नाव दिख रहा है। तो उस तस्वीर में रंग बिरंगी नावें दिख रही हैं, तो ये सुबह सुबह लोग नाव में घूमने आते हैं, क्योंकि सूर्योदय के समय जो है घाटों का जो दृश्य होता है, मतलब विजुअल जो होता है, जो वो लोग आप कैमरे से खींचने जाते हैं ना, फोन उठा लेते हैं सुबह सुबह की यार खींचते हैं तस्वीर, तो वहाँ की तस्वीर काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो मन को भी अच्छा लगता है। पुराने भवन और मंदिर है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये छोटा छोटा घर है और साथ साथ में मंदिर भी इंक्लूड है। तो घाटों के ऊपर जो है पुराने मकान, मंदिर, आश्रम वाराणसी की प्राचीन संस्कृति को दिखाती है। ठीक है, तो ये शहर दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में माना जाता है। ठीक, तो ये जो पुराने पुराने मंदिर दिख रहे हैं उसी के साथ घर भी दिख रहे हैं, तो ये सब धरोहर है बहुत लंबे टाइम से। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो घरों के अंदर है लेकिन दिखते नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट तोड़ रही है और उन पुराने मंदिरों को बाहर निकाल रही है, देखना चाहती है। ठीक है, सुबह का वातावरण दिख रहा है, हल्की धूप और सुनहरा रंग बता रहा है कि सुबह का समय है। तो सुबह के समय क्या है? साधु संत पूजा करते हैं, लोग जो है ध्यान, योग और ध्यान वहाँ करते हैं जाके। और पक्षी जो है, बर्ड्स जो है वहाँ पे उड़ते हैं। तो सुबह का जो दृश्य है बहुत प्रसिद्ध है बनारस का। ये जो तस्वीर देने का पर्पज है इस किताब में, पर्पज यही है कि ये जो सुबह का दृश्य है काफी फेमस है, खासकर वाराणसी के घाटों का। काफी अच्छा दृश्य रहता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तस्वीरें खींचने। मैं आपको इन्हीं इस तस्वीर के बारे में केवल अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुनते जाइए बस। तो वाराणसी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा स्नान जो है पवित्र माना जाता है। यहाँ मृत्यु होने पे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या? कि न अब आप जन्म लेंगे न अब मरेंगे। ठीक, अभी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। न अब आप जन्म लेंगे न अब मरने वाले हैं, अब आएंगे ही नहीं धरती से, धरती से मुक्ति मिल गई अब आप शांत है अब। ठीक, संस्कृति और पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। वाराणसी में क्या होता है? म्यूजिक होता है, कल्चर है बहुत ज़्यादा, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, कल्चरल एजुकेशन दी जाती है। बनारसी साड़ी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और काशी हिंदू विश्व मंदिर, आप जानते हैं ना, BHU है, अब BHU जाते हैं। वाराणसी में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक टेम्पल है, काशी हिंदू विश्वनाथ मंदिर, एक BHU के अंदर भी है, एक बाहर भी अभी बना है, रिनोवेट हुआ है ढंग से। ठीक है, तो दोनों जगह वो काफ़ी फेमस है। और इस तस्वीर का जो इमोशंस क्या दिख रहा है तस्वीर में? बहुत ही शांति दिख रही है, अध्यात्म दिख रहा है, भारतीय संस्कृति उसमें दिख रही है, और प्राचीन और आधुनिक जीवन का मेल दिख रहा है। दिख रहा है ना साफ साफ? ये क्या है? ये मंदिर बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, प्राचीनता और आधुनिक का मेल का मतलब क्या है? कि बहुत पुराने टाइम से ये मंदिर पड़े हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जगह देखिए, यहाँ पे हम लोग जो नई नई चीज़ें बनी हैं, जैसे ये घर वगैरह बन गए हैं, तो ये इन दोनों का मेल। और यहाँ पे जो है नए लोग हैं हम लोग, हमने बोट वगैरह बनाई है, तो ये पानी वही है, गंगा नदी वही है, और ये मंदिर भी वही है पुराने टाइम का। लेकिन इसमें हमने कुछ अपना जोड़ा है नए तरीके, जैसे हम लोग नए हैं, मॉडर्न 21वीं सदी के लोग हैं, तो हमने जोड़ा है इसमें कम चीज़ों में। तो इसी में पुराने और नए का मेल दिख रहा है। ठीक, तो काफ़ी बेहतर है। तो अब सवाल है कि घाट क्या होता है? देखिए, इसमें डेफिनेशन आपको देना होगा कि जब आपसे पूछ लिया जाए कि घाट क्या होता है, आप बोलते हैं ना घाट पे जा रहे हैं, 80 घाट पे जा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट पे जा रहे हैं, मरकंटका घाट पे जा रहे हैं, तो घाट क्या होता है? तो जब भी आपसे पूछा जाए ना, तो आप छट से जवाब दीजिएगा कि घाट वह स्थान होता है जहाँ नदी, तालाब और या झील तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। ठीक, और भारत में खासकर वाराणसी जैसे शहरों में घाट बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, तो कौन सा स्थान होता है? नदी, तालाब, झील तक जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियाँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई झील है, अब यहाँ पे टॉप पे बैठे हैं और बीच में यहाँ से इंटरेक्ट होने के लिए यहाँ पे सीढ़ी बना दी गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ताकि आप, ये केवल वाराणसी की बात नहीं, कहीं का भी झील हो, तालाब हो, नदी हो, अगर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना के इनसे इंटरेक्ट किया जा रहा है,
तो ये क्या है, घाट है, ठीक है, किनारा। और चित्र में कुछ बातें लिखी गई हैं जो मैंने ऊपर लाइन में पढ़ी ना, कि कुछ लिखी गई है बातें, जैसे मैंने ये आपको दिखाया कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, क्योंकि हिंदी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चित्र में लिखी बात का क्या अर्थ है, स्नान और धार्मिक कार्य। घाटों का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए, धार्मिक संस्कार करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सुबह लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा करते हैं। नाव और व्यापार के लिए, पहले के समय में घाट क्या है, व्यापार, यात्रा, सामान ढोने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये लोग ट्रेड करते थे, लोग यात्रा करते थे, और सामान ढोने के लिए इन सब चीज़ें घाटों का इस्तेमाल करते थे। अब पुरानी तस्वीरें, जब हम इतिहास शुरू करेंगे, हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि हिस्ट्री में कैसे ये सब बंदरगाह बना बना के इंडिया के मैप से इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो क्योंकि पुराने समय में नदी परिवहन एक बड़ा साधन था, तो ये जो ट्रेड कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सामान ढोने का काम कर रहे हैं, कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, परिवहन का साधन था ये नदी। लोग नाव से आते जाते थे दूसरे जगह, क्योंकि एरोप्लेन तो था नहीं उस समय, हवाई जहाज वगैरह था नहीं, तो इसी से ट्रैवल करते थे, ठीक। सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र, घाट केवल धार्मिक जगह नहीं थे, यहाँ क्या करते थे, लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, त्योहार मनाते हैं, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसलिए घाट जो है समाज के सामाजिक केंद्र भी है, पहले भी थे, आज भी है। घाट पे क्या करते हैं, आप जब देखेंगे ना, तो लोग वाराणसी के घाटों पे रात के टाइम पे लोग, या सुबह के टाइम पे, लगभग शाम होते होते सब घाटों पे इकट्ठा होते हैं। घाट पे जाके लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यही करते हैं लोग, अपने दोस्तों को बुला लेते हैं कि यार तू भी आ जा। आप में से कोई होगा ना, सोनू हो सकता है, कोई रमेश हो सकता है, कोई कोई ना कोई होगा आपका दोस्त वगैरह, तो आप बोलते हैं ना, भाई शाम को आ जाना, भाई शाम को आ जाना, भाई भाई मिलेंगे से भाई, तब भाई मचाएंगे भाई, ठीक है। तो वैसा वहाँ पे शाम को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर जो गंगा आरती क्या है, त्योहार जैसा है, तो गंगा आरती बैठ के देखते हैं, संगीत वगैरह भी होता है, तो ये सब सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। तो सामाजिक केंद्र भी थे वहाँ पे, ठीक। अब घाट, भारत में घाट शब्द पहाड़ों के बीच, देखिए घाट मैंने अभी क्या बताया कि नदी, तालाब, झील हो और उससे इंटरेक्ट होने के लिए कोई सीढ़ी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे घाट का और भी मतलब है। देखिए घाट का दूसरा अर्थ क्या है, हम भारत में घाट का मतलब क्या है, पहाड़ों के बीच रास्ता या दर्रा भी होता है। हम, मैंने अभी क्या बोला था कि नदी, झील और तालाब के बीच इंटरेक्ट होने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है, वहाँ पे उसको घाट बोलते हैं, ठीक है। घाट केवल इसी को नहीं बोलते, घाट का एक और रास्ता भी है, कि पहाड़ों की, ये मान लीजिए एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ठीक। तो इसको यहाँ से जब जा रहे हैं ना, तो इसको भी घाट बोल देते हैं, ठीक है। भारत में घाट का मतलब पहाड़ों के बीच रास्ता या दर्रा भी होता है, ठीक है। दर्रा भी बोलते हैं, घाट भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस कौन सा है, जब दो पहाड़ों के बीच से निकला हुआ रास्ता हो, तो उसको दर्रा ही बोलते हैं ज्यादातर, ठीक। लेकिन हम घाट घाट भी जानेंगे कि घाट का मतलब कि दूसरा भी होता है, ये भी घाट का मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, सुना नहीं होगा, लेकिन आप ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह पढ़ेंगे तो सुनेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में। घाट शब्द वर्ड यूज हुआ है, घाट, देख रहे हैं घाट। तो ये भारत की प्रसिद्ध प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भारत में घाट का मतलब पहाड़ों के बीच रास्ता या दर्रा भी होता है, ये भी याद रखिएगा, घाट और ईस्टर्न घाट। लेकिन इस केस में खासकर गंगा, हिंदी जो गंगा नदी है, गंगा की हिंदी किताब है आपकी, आप उसमें क्या लेंगे, घाट का मतलब कि एक नदी, झील, तालाब है, उससे इंटरेक्ट होने के लिए सीढ़ी बनाई गई है, और इसको कहते हैं घाट, यही समझेंगे, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ये दर्रा वर्रा भूल जाइएगा, हमें केवल घाट की इस मतलब से समझना है, सीढ़ी से उतर के नदी को से इंटरेक्ट होना, तालाब से इंटरेक्ट होना, ठीक, झील से इंटरेक्ट होना, उधर वो घाट है। ये वाला याद रखिएगा बस दिमाग में कि ये भी होता है। तो मान लीजिए कि नदी के किनारे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हैं, जहाँ लोग जो है पानी भरते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, नाव में बैठते हैं, तो उस जगह को घाट कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब इसको कंक्लूड करेंगे मैं सारी बातों को जो मैंने अभी बोला। तो घाट जो है भारतीय संस्कृति का जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ धार्मिक जीवन से जुड़ा है, सामाजिक मेलजोल का केंद्र है, और ऐतिहासिक रूप से व्यापार व यात्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट समझ में आया आपको घाट का, और आप इस तस्वीर को समझ गए ढंग से, क्योंकि हमें यही तस्वीर समझनी थी, इन घाटों का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। या कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसका, ट्रेड के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे, व्यापार करने के लिए लोग, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए अभी भी करते ही हैं, आप जानते हैं इस सब के बारे में अच्छे से। तो ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है।
सबसे बड़ी बात है कि क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है इसका। लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, इसलिए लोग मृत्यु होने पर मोक्ष मिलने की मान्यता यहाँ पे है। संस्कृति और पर्यटन यहाँ पे है। संगीत, संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। बनारसी साड़ी मंदिरों के लिए फेमस है। ठीक है, और इस इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के, यहाँ पे शांति है, अध्यात्म है, प्राचीनता है यहाँ पे, तो इसके लिए काफ़ी फेमस है। बाकी सारी चीज़ें समझाई हैं और इसमें लिखी हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो आपसे अगर आप सबसे अलग महसूस करेंगे अपने क्लासेस में, अगर आप जाएंगे तो क्या कहेंगे, जब तक आप, बहुत सारे लोग ये इंट्रोडक्शन चैप्टर छोड़ देते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को इतने डिटेल में लोगों को बताएंगे कि देखो ये इंपॉर्टेंस है, ये है गंगा घाट की महत्व, तब आप लोगों के बीच में तब हीरो की तरह निकलेंगे, कहेंगे कि ओ माय गॉड, मैं तो हीरो हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस ये भाव आएगा। समझते रहिएगा, ज़्यादा लोड नहीं रहना है कि याद करना है, सुनते रहिए, समझते रहिए। बाकी आपको नोट्स ये मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन में। ये आपने एक तस्वीर समझ ली, अब देखिए इस पूरे के पूरे किताब में है क्या। दो खंड है, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है, यानी पद्य बोलते हैं इसको, पद्य खंड भी बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। दो बैलों की कथा, प्रेमचंद, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, संवादहीन, शेखर जोशी, ऐसी भी बात होती है, लता मंगेशकर से साक्षात्कार, यतीन्द्र मिश्र, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, मैं और मेरा देश, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, निर्मलजीत सिंह सेखो, साथ साथ पढ़ें। तो ये पूरा का पूरा गद्य खंड है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। इसके प्रैक्टिस भी हम, इसका अभ्यास प्रश्न जो आते हैं वो भी करेंगे। पीछे आते हैं ना क्वेश्चन वगैरह, आप सॉल्व करने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो वो भी करवाऊंगा मैं। काव्यखंड, पद, ये पद, रैदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास, भारती जय विजय विजय करे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र, तब याद तुम्हारी आती है, साथ साथ पढ़े, राम नरेश त्रिपाठी। ये काव्यखंड है, इसको पद्यखंड भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा पूरा एजेंडा, हम सब पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है आपका, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 6 ऐसे करके 12 चैप्टर है। और उसमें अभ्यास प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना लगेगा, 1 महीना लगेगा इसको कंप्लीट कराने में, केवल और केवल 1 महीना, 1 या 2 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। और फिर आपका टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस हमको उसके बाद 2027 तक करना क्या है, टेस्ट करना है, बस टेस्ट लेते जाना है, समझते जाना है, टेस्ट करते जाना है, समझते जाना है। टेस्ट पे टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और ये आमुख यानी इंट्रोडक्शन में कुछ एक और है, वैष्णव जन तो तेन कहिए करके, इसको अभी हम समझेंगे और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए गद्य खंड क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। ये गद्य है, ये काव्य खंड लिखा है। तो गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, देखिए। हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में साहित्य वाली बातें आएंगी। तो हिंदी साहित्य, पहले साहित्य का मतलब क्या होता है। साहित्य का मतलब होता है कि जब इसको तोड़ेंगे, साहित्य में तो समाज प्लस हित, यानी समाज के हित में जो है, हिंदी के में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी जो समाज के हित में, यानी सोसाइटी के वेलफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उनके इथिकली उनको बेहतर हो उनके लिए, उनके बारे में हिंदी साहित्य में बताया जाता है। ठीक है, मतलब समाज के हित में, व्यापक हित के लिए हो, और एथिकल रूप से हो, ना कि अनएथिकल हो। तो हिंदी साहित्य का मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, दो टाइप होते हैं। गद्य यानी प्रोज, पद्य यानी पोएट्री। पोएट्री मतलब काव्य, जो हिंदी में आप देख रहे हैं यहाँ पे ना लिखा हुआ है काव्य खंड, तो ये वही है पद्य, पोएट्री, काव्य खंड। तो देखिए, गद्य के बारे में जानते हैं, गद्य क्या होता है। गद्य का अर्थ होता है जो भाषा साधारण तरीके से बिना तुकबंदी, बिना छंद के लिखी जाती है, उसे गद्य कहते हैं। यानी जैसे हम रोज बोलते हैं ना, उसी प्रकार लिखा गया साहित्य। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं ना, क्या बे मिंटू, क्या भाई कहाँ जा रहा है, कैसा सब, आबड़ुच, वो सब होता है ना। अपने दोस्तों में आप ऐसे बात करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे। तो जिस तरीके से आप बात करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये गद्य है। ठीक है, इसमें कोई मैं गाना नहीं गा रहा हूँ कि एकदम सुर लगा रहा हूँ, बहुत तुकबंदी कर रहा हूँ कि राम तू गया, खाया पिया, नहाया, ये सब तुकबंदी नहीं चल रही है, तुक नहीं बिठा रहा हूँ, कोई शायरी नहीं कर रहा हूँ, कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप कहानी वगैरह पढ़ते हैं ना, लंबे टाइम से ऐसे लंबी लंबी कहानियां पढ़ते चले जाते हैं, तो गद्य है। तो ये जो पहला खंड दिख रहा है आपको, दो बैलों की कथा, क्या लिखूं, संवादहीन, ये सब गद्य खंड है। इसमें तुकबंदी नहीं है, बस कहानी है। जैसे कहानी माता जी आपको, मान लीजिए आपकी दादी कहानी सुना रही है आपको बचपन में, लंबे टाइम से कहानी सुना रही है, लंबा लंबा, तो वो गद्य है।
वो गाना नहीं गा रही थी आपके लिए, जैसे मान लीजिए मम्मी गाना गाने लगी तो गद्य नहीं रहेगा, वो पद्य हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए गद्य में क्या क्या आता है? कहानी हो गया, आपको कहानी सुनाई जाएगी, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, समाचार, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, समाचार जो अखबार आपके घरों में आता है वो भी गद्य है। किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं किसी की बुक में, वो भी गद्य है, प्रोज है। समझ में आ गया? तो उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि राम स्कूल जाता है, वह रोज मेहनत से पढ़ाई करता है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वो राम स्कूल जाता है, रोज मेहनत से पढ़ाई करता है, तो ये एक आम बोलचाल की भाषा है, तो ये गद्य है। ठीक, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है पूरा, ये गद्य खंड है, पूरी कहानी निबंध यही सब चलेगा इसमें। अब पद्य खंड में क्या होता है? पद्य यानी पोएट्री, काव्य खंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी रचना हो, जो भी क्रिएशन किया जाए, उसमें छंद हो, लय हो, ताल हो और तुकबंदी में लिखी जाती है, जैसे गाना गाने लग जाए तो उसे पद्य कहते हैं। इसे हम कविता यानी पोएट्री भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं। मतलब गाना गा के बोल रहे हैं, कविता कविता आप सुनते ही होंगे, तो कविता किसी न किसी सुर में बोलने की कोशिश करते होंगे, तुकबंदी बिठाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, तो वो पद्य है। पद्य में क्या आता है? कविता आती है, गीत आता है, दोहा आता है, चौपाई आता है, भजन आता है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पूरा जब कंप्लीट होगा किताब तो पता चल जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादा तनाव मत लीजिएगा, बस सुन लीजिए। कविता आती है, गाने आते हैं, दोहा, चौपाई, भजन। आप जो गाने सुनते हैं ना आसपास, जो बजते रहते हैं, वो क्या है? पद्य है। वो सब भी पद्य ही है। वो भी पोइट्री जैसा ही है, गाने आसपास सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ बजता रहता है कानों में, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब। तो पद्य का उदाहरण क्या है? देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये सुना ही होगा, बहुत फेमस है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये क्या है? ये पद्य है, पोइट्री है। यहाँ पे लय है, तुक है, इसलिए पद्य है। ठीक, करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये पोइट्री है। अब अंतर समझ में आया? एक आम बोलचाल की भाषा में गद्य क्या है और पोइट्री क्या है, मतलब पद्य खंड क्या है। देखिए, हाँ, और डिफरेंस भी देख लीजिए गद्य और पद्य का अंतर। आधार बेस क्या है? भाषा के आधार पर गद्य में क्या है? सामान्य भाषा, और पद्य में लयात्मक भाषा, यानी गाना गा के, तोड़ मरोड़ के, तुकबंदी बिठा के हम बोलते हैं, तो उसको लयात्मक बोलते हैं। जहाँ पे व्याकरण, ग्रामर जो है, व्याकरण का जो रूल टूट जाए, नियम टूट जाए, वहीं पे नियम लयात्मक आ जाती है। ठीक है। दूसरा, तुकबंदी। बेस क्या है? यहाँ गद्य में तुकबंदी नहीं होती है, पद्य में तुकबंदी होती है। आधार और दूसरा छंद। आधार क्या है? छंद। तो गद्य में छंद नहीं होता है, पद्य में छंद होते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या होता है? गद्य में सीधा होता है और पद्य में ताल और लय के साथ, मतलब गाना गाते हुए, एकदम झूमते हुए, सुर बिठाते हुए हम करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कहानी और निबंध गद्य में आएंगे और पद्य में कविता और गीत आएंगे, गाने। तो सीधी तरीके से लिखा तो गद्य हो जाएगा, और गा कर या लय में पढ़ा जाए कोई चीज, सुर में पढ़ा जाए तो पद्य हो जाता है, पोट्री हो जाता है। एक प्रोज हो गया, एक पोएट्री हो गया। ठीक। तो प्रसिद्ध गद्य के लेखक क्या है? प्रोज के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के बारे में हम पढ़ेंगे। हरिशंकर परिसाई, ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया। हरिशंकर परिसाई व्यंग काफी भयंकर करते थे, ये क्रिटिसिज्म करते थे ये। पद्य कवि कबीरदास और रामधारी सिंह दिनकर, ये भी शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कवि थे ये। इनके बारे में सुन लीजिए बस। ये बहुत ही फेमस है, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 11 हो सकता है जो हिंदी ले आगे चल के, तो इनके बारे में पढ़ें। समझ में आया? अब हमें क्या पढ़ना है? ये वैष्णव, ये नरसिंह मेहता एक गुजराती भाषा के कवि है। गुजराती भाषा कवि, ये आपकी किताब में है, ये देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और ये आपकी किताब में है। ठीक, यही हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, लेकिन हम ये समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं पहले। राइटर कौन है? इस कविता का नाम क्या है? कि वैष्णव जन तो तेन कहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नरसिंह गुजरात, गांधी जी इसको काफी फॉलो करते थे। गांधी जी काफी फॉलो करते थे, और इसके गाने भी बने हुए हैं। आपने सुना होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो समझेंगे इसको, एक एक लाइन समझेंगे, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के छोड़ देंगे। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक लाइन करके समझते हैं। क्या कविता का नाम क्या है? वैष्णव जनते जन तो तेन कहिए। अब पढ़ते हैं दो दो लाइन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पी पीड़ पर आई जान रे, ये ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? कहानी की तरह नहीं पढ़ रहा हूँ,
लय बन रही है, पढ़ते वक्त लय बन रहा है, तो ये कविता है। वैष्णव जनते वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीर पराई रे, पर दुख के उपकार करे तोय, मन अभिमान न आड़ रे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निदान न करे के नीरे। यहाँ इससे पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा साफ साफ दिखेगा, चिंता मत करिए, उसमें भी साफ ही दिखेगा। वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीड़ पराई जाड़ रे। दो दो लाइन जहाँ पे ये फुल स्टॉप का साइन है ऐसे, वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। दो दो लाइन करके पढ़ते जाएंगे। राइटर कौन? नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आण रे। सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चले राखे, धन जन जननी ते नीरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी सत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेने जेना मन मारे। राम नाम मनु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन्मा रे। वड़ लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्य रे। बड़े नरसइयो तेनु दर्शन करता, कुल एक तेर तार्या रे। ठीक है, ये है गुजराती में पूरा का पूरा। अब हम इसको समझेंगे हिंदी में, आपको समझाएंगे पूरा, ताकि आप दो दो लाइन करके पूरा समझेंगे। ठीक। तो ये कविता किसने लिखी है? नरसिंह मेहता द्वारा लिखी गई है। और उस कविता में बताया गया क्या है, पूरा कोर क्रक्स में बता देता हूँ इस कविता का भाव क्या है। तो कोर वैल्यू उसका है इस कविता का कि सच्चा अच्छा इंसान कैसा होता है, ये बताया गया है। यानी वैष्णव जन कैसे होते हैं। यहाँ पे वैष्णव जन को सच्चा और अच्छा इंसान से जोड़ा गया है। अब क्या है, वैष्णव जन तो तेन कहिए, ये वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा इंसान यानी वही इंसान सच में अच्छा और धार्मिक होता है जो दूसरों को दुख को समझे। वैष्णव जन तो तेन कहिए। ठीक। ये पहली पंक्ति है। तो वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीर पराई जान रहे। तो सच्चा यानी अच्छा इंसान वही है जो दूसरों को दर्द को समझे। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त उदास है और आप उसकी मदद करते हैं, तो आप उसकी पीर पीर यानी क्या? दुख। पीर का मतलब दुख, दुख समझ रहे हैं। समझ में आया? इन दोनों लाइन का मतलब समझ में आया? वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीर पराई जान रहे। पीर का मतलब दुख। तो सच्चा और अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझ ले। ठीक है, जैसे आपका दोस्त बहुत ही दुखी है किसी चीज को लेके, और आप उसके चेहरे के हाव भाव देख के समझ गए कि दुख में है, कोई ना कोई उसको दिक्कत है। ठीक। तो सच्चा और अच्छा इंसान कौन है? जो दूसरों के दुख को समझ लेता है थोड़ा। इसीलिए ये लाइन का मतलब है। और दूसरी पंक्ति का लाइन क्या है? पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आड़। इसका मतलब क्या है कि दूसरों की मदद करो लेकिन घमंड मत करो। पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान न आड़ रहे। दूसरों पे की मदद तो कर लो लेकिन अभिमान न करो। ठीक। दूसरों की मदद करो लेकिन घमंड न करो। तो किसी गरीब को खाना देने के बाद कुछ लोग होते हैं ना, सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं, ओ माय गॉड देखो मैं आई एम हेल्पिंग समवन, ऐसे करते हैं लोग। तो वो ना करें, वो ठीक नहीं है। आप कर रहे हैं, चुपचाप करिए। तो पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आड़े। दूसरों की मदद करो लेकिन घमंड ना करो। तीसरी पत्नी लाइन में क्या है कि सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे करे के नीरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबका सम्मान करो, किसी की बुराई मत करो। यही है, सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सबका सम्मान करो और किसी की बुराई मत करो। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल में अमीर गरीब जो है सभी बच्चों से बराबर व्यवहार करें। स्कूल में मान लीजिए कोई लोग जो है बहुत अमीर परिवार से है, कोई बहुत गरीब परिवार से है, ठीक है। एक बंदा आता है, कोई आपको मान लीजिए मैं स्कूल टीचर है, कोई आपको कोई टीचर है, ठीक है। अब वो भेदभाव नहीं कर रहा है, सबके साथ बराबर बात कर रहा है। अमीर से भी एक जैसा, गरीब से भी एक जैसा, मतलब सबको एक स्टूडेंट समझ रहा है, एक विद्यार्थी समझ रहा है, अपना बच्चा समझ रहा है। और सबके सबके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे कनी रे। ये चौथी पंक्ति में क्या लिखा है? वाच काच न वाच काच मन निश्चल राखे। मतलब क्या कि बोलना, आपका काम, आपका मन, तीनों साफ और सच्चे होने चाहिए। ठीक है, तीनों साफ और सच्चे होने चाहिए। वाच
वाच काच मन निश्चल रखे। वाच काच मन निश्चल रखे, मतलब आपके बोलने का बोलने में सफाई हो, बोलते वक्त आप गाली तो नहीं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मन में बुराई तो नहीं है किसी के लिए, ठीक है, कि इसको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बोलना, आपका काम, आपका मन, तीनों साफ और सच्चे होने चाहिए, मतलब आप अच्छे इंसान होने चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता और ईमानदारी से काम करता है, ठीक है, किसी को गाली नहीं देता, हर हर जगह सब कुछ बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो सब चलता रहेगा चंगा सी की तरह। ठीक। पांचवी पंक्ति में क्या लिखा है? समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, इसका मतलब ये है कि सबको बराबर समझो और ज्यादा लालच मत करो। तृष्णा मतलब लालच, ये सब आता है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि मतलब सबको बराबर समझो, यहाँ पे समदृष्टि का मतलब है सबको बराबर समझो, तृष्णा त्यागी मतलब लालच नहीं करना है, ठीक है, जितनी भी इच्छाएं उच्छाएं हैं फालतू वाली चीजें हटा देंगे, सबको बराबर समझना है और सबके साथ बराबर व्यवहार करना है, ठीक है। दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, सबको बराबर समझो और लालच मत करो, ठीक है। यानी क्या, उदाहरण के लिए जाति, धर्म या पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। जाति, धर्म या पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। किसी कोई बोलता है ना हमारी जाति ऊंची है, हमारी जाति नीची है, ऐसा वो उसके आधार पर नहीं, कोई धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करता है, कोई पैसे के आधार पर अपने आप को बहुत सुप्रीम समझता है, ठीक है, हमारे पास ज्यादा पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसा नहीं। तो जाति, धर्म या पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं करना। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि रखना है, सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इंसान समझना है कि हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, हम इंसान की तरह लोगों के साथ बर्ताव करें, ठीक। अगर हम बर्ताव नहीं कर रहे हैं इंसान की तरह, तो हमारे ही अंदर दिक्कत है, यानी हम समदृष्टि वाले नहीं हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों? समदृष्टि वाला बनना है, ठीक है, सबके साथ बराबर व्यवहार करिए। छठी पंक्ति में क्या लिखा है? पर स्त्री जेने जेने मातरे, इसका मतलब है कि दूसरी महिलाओं को माँ या बहन जैसा सम्मान देना चाहिए, ठीक। तो ये सम्मान जो है, और ये सम्मान और अच्छे चरित्र की शिक्षा देती है। जब आप किसी महिला और आप रास्ते पे, मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, कोई औरत जा रही है, कोई बूढ़ी महिला जा रही है, ठीक, अगर उनको कोई तकलीफ होगी आप उनकी मदद करते हैं, ठीक, अच्छे नियत से उनकी मदद करते हैं, ठीक, यानी आप सम्मान दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका व्यवहार दिख रहा होता है कि आपको अच्छे संस्कार दिए गए, ठीक, आपको अच्छे संस्कार दिए गए, ये परिलक्षित होता है आपके बर्ताव से, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन किताबें आपके साथ नहीं जाती हर जगह, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर जाता है सबके सामने, ठीक है। तो आपका, आपने कैसा पढ़ाई किया है, आपने, आपका घर में बर्ताव कैसा है, अच्छे संस्कार मिले हैं कि नहीं, वो बिहेवियर बाहर जाता है, ठीक। इसीलिए पर स्त्री जिन्हें मातरे, दूसरी महिलाओं को माँ या बहन जैसा सम्मान देना चाहिए, और ये सम्मान और अच्छे चरित्र की शिक्षा देती है। जो आप सम्मान देते हैं, आपका बिहेवियर जो सामने लोगों के जाता है, जिस तरीके से आप बर्ताव करते हैं लोगों के सामने, वो बिहेवियर ही लोगों के पास जाता है, ठीक। तो लोग क्या समझते हैं इससे, कि अच्छा आदमी है, बेहतर आदमी है, अच्छे संस्कार है इसके पास, ठीक। इस तरीके से बर्ताव करना है। तो आप भी क्या करेंगे, किसी भी बाहर जो महिला है, कोई भी है, औरत है, उनके साथ अच्छा से बर्ताव करिए, बदतमीजी मत करिए। सातवीं पंक्ति में क्या लिखा है? जिह्वा थकी असत्य न बोले। जिह्वा थकी असत्य न बोले, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। जिह्वा थकी असत्य न बोले, तो हमेशा सही सही बोलना है, सच बोलना है। उदाहरण के लिए, गलती होने पर स्वीकार कर लेना। मान लीजिए आपने गलती से, अब गलती से क्या मतलब, गलती होने पर स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए आपने कहीं से कोई 2 रुपए की चोरी कर ली, या 1 रुपया उठा लिया, क्या मम्मी को बिना बताए उठा लिया पैसा, पापा को बताया बिना, हुआ पैसा उठा लिया कहीं से, 2 रुपए 4 रुपए, तो जब पूछा जाए तो बता दीजिए कि हम, मैंने लिया है, ये मत कहिए कि मैंने नहीं लिया। जैसे ही आप बोलेंगे नहीं लिया है, तो आप चोरी कर ली है, तब पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा कि आपने चोरी करी है, ठीक। तो आपको बता देना है। तो जिह्वा थकी सत्य न बोले, हमेशा सच बोलना है और गलती होने को स्वीकार करना है। आठवीं पंक्ति में क्या लिखा है? मोह मोह माया व्याप पे नहीं जेने। मोह माया व्याप पे नहीं जेने, इसका मतलब यह कि जो इंसान लालच और गलत इच्छाओं में न फंसे। मोह माया व्याप पे न जेने, मान लीजिए आप कोई इंसान है, उसको आप कितनी भी लालच दे रहे हैं, वो उस पर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, आकर्षित ही नहीं हो रहा, और कोई गलत इच्छा में फंस भी नहीं रहा है वो, ठीक है। तो वो, इसका मतलब वो है मोह माया व्याप पे न जेने, तो वो बेहतर इंसान है। आप कितना भी लालच दे रहे हैं, उसमें फंस ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कविता का मुख्य संदेश क्या है? कि कविता में क्या सिखा रही है? दूसरों की मदद करो, घमंड मत करो, सबका सम्मान करो, सच बोलो और ईमानदार बनो, और लालच से दूर रहो, ठीक है। ये हमें कविता सिखा रही है। तो आपको समझ में आ गया ये पूरी का पूरा कविता का मतलब? वैराग जन तो तेन कहिए जेड़, जे पीर पढ़ाई जान रे, पर दुख के उपकार करे तोए, मन अभिमान न आड़ रे, सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के निरे, वाच काच मन निश्चल रखे, धन जन
धन जन धन धन जननी ते नीरे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे, जिह्वा थकी सत्य न बोले, पर धन न खाले हाथ रे, मोह माया व्यापे न जही नहीं जेन, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम मनसु ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे, बड़ लोभी ने कपट कपट रही छे, काम रोधी निर्वार रे, भड़े नर सहियो तिन दर्शन करता, फूल एक तेरे तार यार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पूरा। तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ एक दो लाइनें मैंने छोड़ी हैं, वो क्यों छोड़ी है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, हम विस्तार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो जो नरसिंह मेहता का जो ये कविता है, ये जो कविता है, इसको हम डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी नहीं, जब क्लास एकदम पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो लास्ट चैप्टर में करेंगे, तो बैठ के अच्छे से करेंगे। क्यों लास्ट में करेंगे? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोडक्शन वाला ही तो छोड़ देते हैं लोग, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी का को ये भजन क्यों पसंद था? तब ये कविता थी, लेकिन भजन की तरह गाया जाता है इसको। क्यों पसंद है? क्योंकि महात्मा गांधी को ये भजन बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मानवता, सेवा, सच्चाई और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस की शिक्षा दी गई है। तो ये भजन गांधी जी के आश्रम में अक्सर गाया जाता था। ये भजन गांधी जी के आश्रम में हमेशा गाया जाता था। ये कविता आपने सुना होगा ना, वैष्णव जन तो तेन कहिए जय पीर पढ़ाई जान रे। ये हमेशा एक भजन के रूप में गाया जाता था। अभी इंटरनेट पे आप अपने यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे इस गाने को सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये वाला गाना था, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो यही गाना है। तो आपको पता चलेगा, अरे यार इतने साइंस से हम परेशान थे और ये निकला। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आज का ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था। मैंने इंट्रो ये केवल इंट्रोडक्शन था। क्या होने वाला है, अब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, 2027 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम एकदम फोड़ देने वाले हैं। क्या करेंगे, हिंदी में एकदम जबरदस्त नंबर आने चाहिए। नंबर नंबर के पीछे मैं नंबर बोल तो जरूर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने, समझने, सीखने पे फोकस करना है। ठीक है, नंबर के पीछे नहीं भागना है, नंबर आ जाएंगे। आप जब इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को जो मैं करूंगा, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में प्रयास भी करेंगे, और अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है, और अपने स्किल पे फोकस करना है कि कितने अच्छे तरीके से, ये भी एक स्किल है, सीखना भी एक स्किल होता है कि कोई भी चीज़ हम कितने अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम सीख लेते हैं। तो ये किताब अगर आप तरीके से पढ़ रहे हैं हिंदी ढंग से, एक एक लाइन को ढंग से समझ रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे करके निकाल ले जाएंगे कोई भी चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई कंफ्यूजन करने वाली बात ही नहीं है, ऐसे चुटकी बजाएंगे और सारी चीज़ें सब निकल आएंगी। तो नंबर के पीछे नहीं भागना है, मैं हमेशा बोलूंगा कि नंबर के पीछे नहीं भागना है, और 2027 के लिए हम तोड़ देने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, और पहले चैप्टर से हिंदी के। ठीक है, थैंक यू।